साथियों, बच्चलन स्त्री की 4 बातें यदि तुमने अच्छे से समझ ली तो आप कभी भी ऐसी स्त्री से धोखा नहीं खा सकते। साथियों, कौन सी हैं वो 4 बातें जिसे प्रत्येक स्त्री पुरुष को जानना जरूरी है? आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। साथियों, यह एक बदचलन स्त्री के त्रिया चरित्र की कहानी है। कैसे एक चरित्रहीन स्त्री ने अपने पति को अपनी कुटिलता के चलते मौत के मुंह तक पहुंचा दिया और कैसे उसके प्राणों की रक्षा उसके सच्चे मित्र ने की। आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए साथियों आपसे अनुरोध है, कृपया समय निकालकर इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए साथियों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आ जाते हैं कहानी पर और आपको सुनाते हैं एक चरित्रहीन स्त्री की कहानी। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में 3 मित्र रहते थे और उन तीनों मित्रों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। उन तीनों मित्रों में एक सेठ का लड़का था, एक पंडित का बेटा था और एक साहूकार का बेटा था। साथियों, इन तीनों मित्रों में इतना अधिक प्रेम था कि उनके जिस्म तो जुदा जुदा थे, लेकिन तीनों के विचार एक समान थे। उन तीनों में से किसी एक को यदि किसी कार्य से कहीं जाना होता तो दोनों मित्र भी उसके साथ जाने लगते। जहाँ भी रहते हमेशा एक ही साथ रहते और साथ ही भोजन किया करते। उस नगर के नगरवासी भी उन तीनों मित्रों की मित्रता की मिसाल देते और तारीफ करते हुए कहते कि मित्रता हो तो इन तीनों जैसी वरना ना हो। साथियों, बात भी सही है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय में दूसरे मित्र के काम आए। साथियों, सेठ के बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन गोना नहीं हुआ था। दर्शकों, पहले के समय में शादी बहुत ही छोटी सी उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन दुल्हन शादी में नहीं आती थी। दुल्हन को लाने के लिए बाद में गोना कराना पड़ता था। इसीलिए सेठ के बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी उसके मायके में ही थी। एक दिन सेठ के बेटे ने अपने दोनों मित्रों से कहा, मित्रों, मुझे अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल जाना है। तो उसके दोनों मित्रों ने कहा, मित्र, हमने तुम्हारी आज तक ससुराल नहीं देखी है, इसलिए मित्र, हम दोनों की भी ये इच्छा है कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ तुम्हारी ससुराल चलें और देखें कि तुम्हारी ससुराल कैसी है। सेठ के बेटे ने जब ये बातें सुनी कि उसके दोनों मित्र भी उसके साथ उसकी ससुराल जाना चाहते हैं, तो वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। साथियों, अगले दिन वह सेठ का लड़का अपने दोनों मित्रों को साथ लेकर ससुराल के लिए चल दिया। सेठ का बेटा और उसके दोनों मित्र जब उसकी ससुराल पहुंचे तो सेठ के लड़के के ससुराल वालों ने तीनों मित्रों का खूब आदर सत्कार किया और सेवा पानी की। साथियों, जब संध्या काल का समय हुआ तो सेठ का लड़का तो अपनी ससुराल में ठहर गया और पंडित और साहूकार के बेटे नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। वे दोनों मित्र नगर भ्रमण करते करते नगर से बाहर आ गए। नगर के बाहर जब वे दोनों मित्र आ गए तो उनकी नजर सड़क किनारे बनी एक सुंदर सी हवेली पर पड़ी और उन्होंने देखा कि हवेली के मुख्य दरवाजे पर 16 श्रृंगार किए हुए एक नवयुवती खड़ी हुई है। जब साहूकार के बेटे की नजर उस लड़की पर पड़ी तो साहूकार का बेटा उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया और उस लड़की के पास पहुंच गया। और जब साहूकार के बेटे ने उस लड़की से वार्तालाप किया तो उसे पता चला कि वो एक वेश्या है और पैसों के लिए अपने तन का सौदा करती है।
जब साहूकार के बेटे को ये सब पता चला तो उस साहूकार के लड़के ने उस वेश्या के पास रुकने की ठान ली और अपने मित्र ब्राह्मण के लड़के से बोला, मित्र, आज रात में इस लड़की की हवेली में ही इसके साथ रात गुजारूंगा और आप वापस नगर को लौट जाओ। ब्राह्मण का लड़का बोला, ठीक है मित्र, यदि तुम्हें यहाँ ठहर कर ही खुशी मिलती है तो आप यहाँ पर रुक जाएं और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस तरह साथियों, पंडित का वो बेटा वहां से चल दिया और साहूकार का बेटा उस वेश्या की हवेली में चला गया। साथियों, साहूकार का बेटा जब वेश्या की हवेली में जा रहा था तो पास में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा ये सब देख रही थी और ये सब देखकर वो बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। जब उस पंडित के लड़के ने उस बूढ़ी औरत को विलाप करते हुए देखा तो वह उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गया और रोने का कारण पूछने लगा और उस बूढ़ी औरत से कहने लगा, माताजी, आपको क्या दुख है और आपके रोने का क्या कारण है? यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो कृपया मुझे बताएं, तुम्हारी मदद करने में मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो बूढ़ी औरत उस पंडित के बेटे से बोली, बेटा, मेरे रोने का कारण मेरी कोई परेशानी नहीं है और ना ही मुझे किसी प्रकार की दुख तकलीफ है। मेरे रोने का कारण तो तुम्हारा मित्र है जो अभी अभी वेश्या के रूप पर मोहित होकर उसके साथ उसकी हवेली में गया है और वह अब जीवित वापस लौट के नहीं आएगा। बेटा, यही कारण है मेरे रोने का। मुझे उस नौजवान के कारण ही रोना आ रहा है। उस बूढ़ी औरत की ऐसी बातों को सुनकर वो पंडित का लड़का चिंता में पड़ गया और उसकी चिंता भी स्वाभाविक थी। फिर वो उस बूढ़ी अम्मा से बोला, हे अम्मा जी, आपके ऐसे बोलने का क्या कारण है और वह क्या बात है जिसकी वजह से मेरा मित्र जीवित लौट के वापस नहीं आएगा? माताजी, कृपया सभी बात मुझे साफ साफ बताने की कृपा करें और मुझे ये भी बताएं कि मेरा मित्र अब वापस लौट के क्यों नहीं आएगा। यदि आप मुझे सारी बातें स्पष्ट बता देंगी तो हो सकता है कि ऐसे में मैं अपने मित्र की मदद कर सकूं और उसके प्राण बचा सकूं। ये सुनकर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, जितने भी लोग उस वेश्या के रूप पर मोहित होकर आज तक उसकी हवेली में गए हैं, उनमें से आज तक कभी कोई जीवित लौटकर नहीं आया है, क्योंकि पुत्र इस वेश्या के पेट में एक सर्प रहता है और वो सर्प आधी रात को इस वेश्या के पेट से निकलता है और इसके पास सो रहे व्यक्ति को डस लेता है और उस साथ सोए हुए व्यक्ति की उस सर्प के डसने से मृत्यु हो जाती है और फिर वह सर्प वापस उसी वेश्या के पेट में चला जाता है। जब पंडित के बेटे ने उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसे वचनों को सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने मित्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि एक मित्र का सबसे बड़ा धर्म होता है कि विपत्ति में पड़े मित्र की सहायता करे और मित्र की सहायता करते हुए चाहे उसे अपने प्राण ही क्यों न न्यौछावर करने पड़े। ये निश्चय करके वो पंडित का बेटा छुप करके उस वेश्या की हवेली में चला गया और वहां पहुंच गया जहां वह वेश्या और उसका मित्र दोनों लेटे हुए थे। वह पंडित का बेटा उसी पलंग के नीचे छुपकर बैठ गया और अर्धरात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगा। साथियों, जब अर्धरात्रि हुई तो वह पंडित का लड़का उस पलंग के नीचे से बाहर निकल आया। वेश्या और उसका मित्र गहरी नींद में सोए हुए थे। जैसे ही अर्धरात्रि हुई तो उस वेश्या के पेट से एक सर्प बाहर निकला और निकलकर उसके मित्र को डसने के लिए उसकी छाती पर बैठ गया। जैसे ही वो सर्प उसके मित्र को डसने ही वाला था, वैसे ही पंडित के लड़के ने अपने खंजर से उस सर्प के 3 टुकड़े कर दिए और उन तीनों टुकड़ों को वेश्या के सिरहाने
तकिया के नीचे छुपा कर रख दिया और उस वेश्या की हवेली से बाहर निकल गया और रात्रि में अपने विश्राम हेतु स्थान ढूंढने लगा। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक स्त्री जो बहुत ही सुंदर है और वह सज धज के शहर से निकलकर जंगल की तरफ जा रही है। जब उस स्त्री को पंडित के बेटे ने देखा तो वह सोचने लगा, आखिर इतनी रात को यह अकेली स्त्री जंगल में क्यों जा रही है? कोई तो राज है, मुझे चलकर देखना चाहिए कि ये जंगल की तरफ क्या करने जा रही है। ये विचार कर वो पंडित का लड़का उस स्त्री के पीछे पीछे हो लिया। कुछ देर बाद वो स्त्री एक सन्यासी की कुटिया में पहुंच गई जो जंगलों के बीच में बनी हुई थी। वो पंडित का लड़का भी उसके पीछे पीछे उसकी कुटिया तक पहुंच गया और अंदर चल रहे वार्तालाप को ध्यान से सुनने लगा। जब उसने उन दोनों के वार्तालाप को जब ध्यान से सुना तो उसे पता चला कि ये ढोंगी बाबा इस स्त्री का प्रेमी है और वह बाबा उस स्त्री से कह रहा था कि अरे उल्टा दुष्ट स्त्री, तुझे शर्म नहीं आती? मैं कब से तेरे आने की प्रतीक्षा में बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ और आज आने में तूने इतनी देर कैसे कर दी? तो वो स्त्री बड़ी ही विनम्रता से अपने उस प्रेमी से बोली, अरे स्वामी, नाराज क्यों होते हो? आज मेरी कुछ मजबूरियां थी, इसके कारण मुझे आने में इतनी देर हो गई। और कहने लगी, स्वामी, आज मेरा पति मुझे अपने घर बुलाने के लिए आया हुआ है और उसके साथ में उसके 2 मित्र भी आए हैं। उन सब के लिए मैंने खाना बनाया, फिर उन्हें खिलाया, इसलिए आने में मुझे बहुत देर लग गई। जब उसके दोनों मित्र शहर से घूमने के लिए चले गए और मेरा पति जब सो गया तब मैं सबकी नजरों से छुपते छुपाते तुम्हारे पास तक आ पाई हूँ। इसलिए स्वामी, मुझे आपके पास से आज जल्दी ही जाना पड़ेगा। मैं तो आपसे बस इतना ही कहने आई थी कि हमारा तुम्हारा मिलन अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी और मैं तुमसे तभी मिल पाऊंगी जब मैं अपनी ससुराल से लौटकर अपने घर को आऊंगी। साथियों, पंडित के बेटे ने जब इस प्रकार की उन दोनों की बातों को सुना तो उसे समझते हुए देर न लगी कि ये स्त्री कोई और नहीं, यह स्त्री मेरे मित्र की ही पत्नी है। इसलिए वो पंडित का बेटा उन दोनों की बातों को और ध्यान से सुनने लगा। वह स्त्री अपने प्रेमी से कहने लगी, हे स्वामी, मैं आपके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा बना के लाई हूँ। आप इस हलवा को खा लीजिए और मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। साथियों, जब उस ढोंगी बाबा ने अपनी प्रेमिका की ऐसी बातों को सुना तो उसे बड़ा ही क्रोध आ गया कि यह स्त्री अभी अभी तो आई है और अभी ही जाने के लिए कह रही है। उस ढोंगी बाबा ने गुस्से में आकर उस स्त्री की अपने मुंह से नाक काट ली। दोस्तों, वह सेठ की लड़की अपनी कटी हुई नाक को अपने हाथों से दबाते हुए अपने घर को भागती हुई चली गई। तब पंडित के बेटे ने उस ढोंगी बाबा की ऐसी घिनौनी हरकत देखकर उसने अपना खंजर निकाला और उस साधु भेषधारी की हत्या कर दी और फिर शहर की तरफ लौटने लगा। शहर लौटते समय उसे मार्ग में एक मंदिर दिखा। मंदिर देखकर पंडित का लड़का सोचने लगा कि थोड़ी सी रात्रि शेष रह गई है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी मंदिर में विश्राम कर लेता हूँ। साथियों, ये विचार कर पंडित का बेटा जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ चोर थे जिनके हाथ में रात्रि में चुराया हुआ धन था। साथियों, चोर उस मंदिर में इसीलिए आए थे कि जब वो चोरी करने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने मंदिर की देवी से मन्नत मांगी थी कि यदि वे राजा के यहाँ चोरी करने में सक्षम हो गए और उनके हाथ बहुत सा धन लग गया तो वह राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे।
इसीलिए वे चोर सोती हुई राजा की बेटी को पलंग सहित उठा लाए थे और उसकी बलि चढ़ाने वाले थे। तभी साथियों उस पंडित के बेटे ने पहुंचकर उन चारों चोरों की अपने खंजर से हत्या कर दी और इस तरह राजा की बेटी के प्राणों को बचा लिया। और फिर उस राजा की बेटी को उस पंडित के बेटे ने जगाया और उससे कहा, अरे बहन, ये दुष्ट चोर तुम्हारे महलों में चोरी करके और तुम्हारी बलि देकर तुम्हें मार देना चाहते थे। यदि मैं समय पर ना पहुंचता तो अब तक ये चारों चोर तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हें मार देते। मैंने समय पर पहुंचकर तुम्हारी जान बचाई है। हे बहन, अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हो और तुम अपने घर के लिए जा सकती हो। राजा की बेटी ने पंडित के बेटे से कहा, राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी जान बचा करके तुमने मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। अब आप एक उपकार मुझ पर और कर दो कि मुझे मेरे महलों तक सही सलामत पहुंचा दीजिए। तब पंडित के बेटे ने मन में विचार किया कि रात्रि का समय है और रात्रि के समय एक स्त्री को अकेला जाना उचित नहीं है। ये विचार कर वो पंडित का बेटा उस राजकुमारी को महल तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया और राजकुमारी के साथ महलों के लिए चल दिया। साथियों, जब वो महल के पास पहुंचा तो राजकुमारी बोली, ब्राह्मण कुमार, जरा ठहरो। जब उसने पूछा, क्या बात है बहन, तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारी बहादुरी की कायल हो चुकी हूँ और अब मैंने ठान लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। राजकुमारी के ऐसे वचनों को सुनकर वो पंडित का बेटा बोला, हे बहन, जब मैंने आपको पहली बार बहन बोला था, तुम मेरी तभी से धर्म की बहन बन गई थी, इसलिए मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता। बहन, इस तरह से कामातुर होकर तुम मुझसे ये घिनौना पाप क्यों करवाना चाहती हो और इस तरह क्या तुम मुझे नरक में डालना चाहती हो? हे बहन, मैं तुम्हारे ऐसे किसी मनोरथ को पूरा नहीं कर सकता। राजकुमारी ने काफी प्रयास किया, लेकिन वो पंडित का बेटा अपनी बातों पर अडिग रहा। जब राजकुमारी ने उस ब्राह्मण कुमार से अपना कोई भी मनोरथ सिद्ध होते नहीं देखा तो वह राजकुमारी महल के पास पहुंचकर जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। राजकुमारी का रोना धोना सुनकर राजा के सिपाही महलों से दौड़े और फिर पंडित के बेटे को पकड़कर बंदी बना लिया। और उधर साथियों, जब सेठ के लड़के की पत्नी अपनी कटी हुई नाक को लेकर अपने घर पहुंची तो वह भी घर पहुंचकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि उसके पति ने उसकी नाक काट डाली है। शोर सुनकर उसके घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी सभी आ गए और उस लड़की की बात मानकर उस सेठ के बेटे को राजा के सिपाहियों के हवाले कर दिया। साथियों, उधर जो साहूकार का बेटा था, जो उस वेश्या की हवेली में रात गुजारने के लिए गया हुआ था, वहां जब वेश्या के पेट से जब सर्प बाहर निकला था और पंडित के बेटे ने जैसे ही उस सर्प के 3 टुकड़े किए थे, वैसे ही उस वेश्या के प्राण निकल गए थे, क्योंकि उस वेश्या के प्राण उस सर्प में ही थे। तब वेश्या के घर वालों ने साहूकार के बेटे को अपनी लड़की की हत्या का दोषी मान लिया था और उसे भी राजा के सिपाहियों के हवाले कर दिया। साथियों, इस प्रकार से तीनों मित्र बंदी बनकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा के दरबार में पहुंच करके तीनों मित्र एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि कैसे वो तीनों मित्र राजा के दरबार में अपराधी बने खड़े हुए हैं। साथियों, जैसे ही राजा राज दरबार में पहुंचा और उसने राज दरबार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो सबसे पहले उसने सेठ के लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि इस बंदी लड़के ने क्या अपराध किया है। तो राजा के सैनिकों ने बताया, महाराज, इसने अपनी पत्नी की
नाक अपने मुंह से काट ली। सैनिकों से ऐसा सुनकर वो राजा क्रोध में उस सेठ के लड़के से बोला, क्यों रे दुष्ट, तूने किस लिए अपनी पत्नी की नाक को काट दिया? तो सेठ के बेटे ने जवाब दिया, हे राजन, मुझे किसी भी बात का पता नहीं है। मैंने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है और यह मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। और इतना बोलकर वो सेठ का बेटा चुप हो गया और मौन धारण कर लिया। और वह कर भी क्या सकता था। फिर राजा ने साहूकार के बेटे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसका क्या अपराध है? तो सैनिकों ने बताया, महाराज, ये वेश्या के साथ उसके साथ रहा और इसने उसकी हत्या कर दी। राजा ने पूछा, क्यों बे दुष्ट, तूने वेश्या की हत्या क्यों की? उस वेश्या ने तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया था जिस वजह से तूने उसके प्राणों को ही हरण कर लिया? ये सुनकर वो साहूकार का बेटा बोला, हे राजन, मैं तो उस वेश्या के साथ केवल रात गुजारने के लिए ही गया था, लेकिन महाराज, मैं सुबह जब सोकर उठा तो मैंने देखा कि वेश्या पलंग पर मृत पड़ी है। महाराज, इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। हे राजन, मैं नहीं जानता कि ये वेश्या कैसे मरी और किसने इसे मारा। इतना कहकर वह साहूकार का लड़का भी चुप हो गया। अंत में राजा ने उस पंडित के लड़के की तरफ इशारा किया तो सैनिकों ने बताया, महाराज, इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसा अपराध राजद्रोह की श्रेणी में आता है। इसने महाराज आपकी बेटी को सोई हुई अवस्था में ही ले जाने का प्रयास किया है। महाराज, वो तो शुक्र है कि राजकुमारी की निद्रा टूट गई और उन्होंने शोर मचा दिया। साथियों, उस राजकुमारी ने अपने सैनिकों को जैसी कहानी सुनाई थी वैसा ही सैनिकों ने राजा को बता दिया। राजा गुस्से में लाल होते हुए पंडित के लड़के से बोला, क्यों रे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरे महलों में घुस करके मेरी बेटी के कक्ष तक पहुंच गया और मेरी बेटी को अगवा करने का तूने दुस्साहस किया। ऐसा करते हुए तुझे अपने प्राणों के जाने का बिल्कुल भी भय न हुआ। ये सुनकर वो पंडित का लड़का बोला, हे राजन, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुने और दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही अपना निर्णय दे। महाराज, यदि कोई जल्दबाजी में अपना निर्णय सुना दे तो कभी कभी बेकसूर को ही सजा हो जाती है और ये न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले के लिए धर्म विरुद्ध आचरण हो जाता है। इसलिए महाराज, मैं जो भी कहूँगा सत्य ही कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए महाराज, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद महाराज, आपको जो उचित लगे वो आप करना। महाराज, ये आपके दरबार में जो कैदी बने खड़े हैं वे दोनों भी मेरे ही मित्र हैं। ये सेठ का बेटा है और ये दूसरा साहूकार का बेटा है और मैं पंडित का बेटा हूँ। हमारी तीनों की मित्रता तब से है जब से हमने होश संभाला है। हे राजन, सेठ का बेटा आपके राज्य में अपनी पत्नी को बुलाने के लिए आया हुआ था और हम दोनों मित्र भी इसके साथ इसकी ससुराल को घूमने के लिए आए थे। महाराज, जो सेठ का लड़का था वह अपनी ससुराल में ही ठहर गया और हम दोनों मित्र नगर भ्रमण के लिए नगर में घूमने लगे। घूमते घूमते महाराज, जब हम नगर के बाहर पहुंचे तो वहां पर वो वेश्या खड़ी थी। मेरा मित्र उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसकी हवेली में चला गया। राजन, मैं उसे छोड़कर आ ही रहा था कि तभी हवेली के पास रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा रोती चिल्लाती हुई कहने लगी कि इस वेश्या के घर पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक लौटकर वापस नहीं आया है। महाराज, मैंने जब उस बूढ़ी औरत की बातों को सुना तो मैं चुपके से उस हवेली में दाखिल हुआ और छुपकर पलंग के नीचे अर्धरात्रि होने का इंतजार करने लगा। महाराज, उस बूढ़ी औरत के बताए अनुसार
आधी रात को वह सर्प उस वेश्या के पेट से निकला और मेरे मित्र की तरफ डसने को बढ़ने लगा। तो मैंने महाराज अपना खंजर निकाला और सर्प के 3 टुकड़े कर दिए। महाराज उस सर्प को टुकड़े करते ही वो वेश्या भी मर गई, क्योंकि उस सर्प में ही उस वेश्या के प्राण बसे हुए थे। महाराज इसमें मेरे मित्र का कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल ही निर्दोष है। यदि महाराज आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो आप अपने सैनिकों को उस वेश्या की हवेली पर भेजकर उस वेश्या के शयन कक्ष में पड़े हुए पलंग के सिरहाने तकिया के नीचे उस सर्प के टुकड़ों को रखे हुए हैं। आप उन टुकड़ों को मंगवा लो और आपको स्वयं पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। पंडित के लड़के की बातों को सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत वेश्या की हवेली पर भेजा और जब वो वापस आए तो उनके हाथों में उस सर्प के टुकड़े थे। जब राजा ने सर्प के टुकड़ों को देखा तो उसने तुरंत ही साहूकार के बेटे को छोड़ दिया। जब राजा ने साहूकार के बेटे को छोड़ दिया तो वह पंडित का लड़का आगे बोला, महाराज जब मैं हवेली से निकला तो मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री बहुत ही सज धज कर हाथ में एक कटोरा लिए हुए बियाबान जंगल की तरफ जा रही है। जब मैंने उस स्त्री का पीछा किया तो मुझे पता चला कि ये स्त्री इतनी रात में अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई है। हे राजन, वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि मेरे मित्र की ये ही पत्नी थी, जो उस जंगल में साधु भेष में रह रहे ढोंगी साधु जो इसका प्रेमी था उससे मिलने गई थी। फिर इन दोनों में तकरार हुई और उसी लड़ाई में इसके प्रेमी ने इसकी नाक काट ली। जब मैंने ये देखा तो मैंने इसके प्रेमी को मारकर उसकी कुटिया में ही छुपा दिया। यदि आपको यकीन ना हो तो आप अपने सैनिकों को भेजकर इस बात की पुष्टि करवा सकते हैं कि अभी भी उस ढोंगी साधु के मुंह में इस स्त्री की नाक है। इस स्त्री की जब नाक कट गई तो इसने मनगढ़ंत कहानी बनाकर मेरे मित्र पर आरोप लगा दिया कि कोई इसके चरित्र पर संदेह न करे। इसीलिए महाराज इसने अपने पति पर ये आरोप लगा दिया। इसमें मेरे मित्र का कोई भी दोष नहीं है और वह बेकसूर है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और इस बात की पुष्टि करवाई तो राजा को पता चला कि पंडित के बेटे द्वारा बोली गई सभी बातें पूर्णतया सत्य हैं। इसीलिए राजा ने सेठ के बेटे को भी निर्दोष करार देते हुए उसे बंधन मुक्त कर दिया। राजा ने कहा, तुमने अपनी सूझबूझ से अपने मित्रों की जान तो बचाई और उन्हें दोष मुक्त भी करा दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी को क्यों अगवा करने आए थे? तो वह पंडित का लड़का बोला, सब्र रखिए महाराज, मैं सब कुछ अभी बताता हूँ। हे राजन, जब मैं इस स्त्री के प्रेमी को मारकर विश्राम करने मंदिर की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा कि मंदिर की देवी के सामने 4 चोर एक लड़की की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जब मैंने ये सब देखा तो मैंने उस लड़की को बचाने के लिए उन 4 चोरों को मार दिया। महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही बेटी थी। मैं उसके लिए अपनी बहन मान चुका था, इसलिए महाराज मैं भाई के नाते आपकी लड़की को महल छोड़ने के लिए आ रहा था। महाराज, मेरे साथ चलते हुए आपकी बेटी का मन मुझ पर मोहित हो गया और आपकी बेटी मुझ पर भगा ले चलने का दबाव बनाने लगी और मुझे धमकाने लगी। जब मैं अपनी बात पर अडिग रहा तो उसने शोर मचा दिया और आपके सैनिकों ने मुझे चोर समझ के पकड़ लिया और मुझे बंदी बना लिया। महाराज, यदि आपको मुझ पर यकीन ना हो तो महाराज आप अपने सैनिकों को मंदिर भेजकर इस बात की पुष्टि करा सकते हैं। मंदिर में अभी भी वो 4 चोरों की लाश
आपकी बेटी का पलंग और आपके घर से उन चोरों द्वारा चोरी किया गया खजाना पड़ा हुआ है और आप मेरी बातों की सत्यता का पता कर सकते हैं। जब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और इस बात की पुष्टि कराई तो इस बार भी उस लड़के द्वारा कही गई सभी बातें सत्य निकली और इस तरह राजा ने पंडित के बेटे को भी रिहा कर दिया और फिर पंडित के बेटे से क्षमा मांगी और उसका धन्यवाद दिया। और राजा कहने लगा, पुत्र, आज तुमने अपनी सूझबूझ और वीरता से बहुत बड़े होने वाले अनर्थ से सभी को बचा लिया और मुझ पर भी बहुत बड़ा उपकार किया, जो निर्दोषों को सजा देने से मुझे बचा लिया। ये सुनकर पंडित का लड़का बोला, राजन, मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। राजन, मेरे पिताजी एक बहुत बड़े विद्वान थे और वह मुझे रोज ज्ञान की बातें बताते थे। उन्होंने मुझे पहले ही इन 4 प्रकार की चरित्रहीन स्त्रियों से दूर रहने के लिए सचेत कर दिया था। राजन, मेरे पिताजी ने कहा था कि पुत्र, इन 4 प्रकार की स्त्रियों से सदैव ही दूर रहना और इनकी बातों में कभी मत आना। ब्राह्मण कुमार के ऐसे वचनों को सुनकर राजा बोला, पुत्र, कृपया हमें भी वो 4 बातें बताएं जो आपके पिताजी ने चरित्रहीन महिलाओं के बारे में बताई थी। तो ब्राह्मण कुमार कहने लगा, सुनो राजन, अब मैं तुम्हें उन 4 चरित्रहीन महिलाओं की पहचान बताता हूँ जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। राजन, पहली पहचान है चरित्रहीन महिला की, वह है किसी महिला का बार बार बिना कारण से घर से बाहर जाना। यदि किसी की पत्नी बिना कारण के घर से बाहर जाती है और बाहर जाने के बहाने ढूंढती है तो राजन, ऐसी स्त्रियों को देखकर समझ लेना चाहिए कि वह चरित्रहीन है और आपके साथ कभी भी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर सकती है। ऐसी स्त्रियों से सदैव ही सतर्क रहना चाहिए। दूसरी जो पहचान बताई वह है, यदि कोई स्त्री कुछ ज्यादा ही सस्ती समझती है और अपने पति से बेरुखी से रहती है तो ऐसी स्त्री को देखकर समझ लेना चाहिए कि वह चरित्रहीन है। तीसरी बात जो राजन मेरे पिताजी ने बताई वह है, यदि कोई महिला पति के घर आते ही झगड़ा करने लगती है और पति के घर से जाने के बाद लोगों के साथ हंस हंस के बतलाती है तो राजन, ऐसी स्त्री को देखकर समझ जाना चाहिए कि वह चरित्रहीन है। चौथी और जो अंतिम बात मेरे पिताजी ने बताई थी वह थी कि कोई महिला यदि हद से ज्यादा झूठ बोलती है तो वह चरित्रहीन हो सकती है और वह अनैतिक रिश्तों को छुपाने के लिए अपने झूठ का सहारा लेती है और अपने परिवार वालों को गुमराह करती है। राजन, ऐसी महिला दिखे तो समझ जाना चाहिए कि वह चरित्रहीन है। साथियों, ये तो थी आज की कहानी जो हमने आपको सुनाई। साथियों, हमारा मानना है जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह प्रत्येक स्त्री भी एक समान नहीं होती। आप ये वीडियो देखकर ये मत समझ लेना कि सभी स्त्रियां एक समान ही होती हैं। इस संसार में सभी स्त्रियां अपने व्यवहार, आचरण और संस्कार से अलग अलग होती हैं। उनमें से कुछ चरित्रवान होती हैं तो कुछ चरित्रहीन होती हैं। साथियों, जो स्त्री चरित्रवान होती है उन्हें हमारे हिंदू धर्म में देवी का दर्जा दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास भी ज्ञानवर्धक वीडियो ऐसे ही पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं
किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।